दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत होती है बर्बादशुदा पृथ्वी से। हमें एक 13 साला लड़की दिखाई जाती है जो खाने की तलाश में निकली थी। कीचड़ में उसे कुछ चीजें तो मिलती है। इस लड़की का नाम विस्पर है। विस्पर के पास एक ड्रोन भी है। खैर, कुछ खाना मिल जाने के बाद वो वापस आती है अपने घर। विस्पर का घर जंगल में था। जब वो घर आ रही थी, हम ऑडियंस को भी इस तबाहशुदा दुनिया की एक झलक दिखाई जाती है, और वो इंसानों के बनाए हुए जेनेटिकली तैयार करदा पौधे भी। तो अब हुआ कुछ यूं था कि पौधों में ऐसे जेनेटिक बदलाव किए गए थे कि वो भी शिकारी बन गए थे। वो माहौल के साथ अपने आप को बदल सकते थे, अपनी सुरक्षा कर सकते थे, मानो जैसे जिंदा पौधे हो। कुछ हद तक सोच समझ रखने वाले। हर जिंदा चीज का एक जेनेटिक कोड होता है, तो इंसानों ने उसी कोड के साथ छेड़खानी की, मगर तबाही के सिवा उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हम विस्पर को देखते हैं जिसने अपने घर के बाहर कुछ शिकारी पौधे लगाए थे। वो उनसे बचकर घर में आती है। घर का बुरा हाल था। यहाँ हमें पता चलता है कि विस्पर के पिता भी है जो बीमार है। वो बेड पर पड़े थे। सिडेटल की तरफ से दी गई कुछ मशीनों की मदद से वो जिंदा है, और ये ड्रोन संपर्क का एक जरिया था। ये उसके बीमार पिता के दिमाग से जुड़ा हुआ था। इसीलिए विस्पर अपने पिता को जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इस ड्रोन की मदद से ही दोनों एक दूसरे से बात कर पाते थे। फिर अब जो खाना विस्पर को मिला था वो उसे मिक्स करके एक पाइप के थ्रू डायरेक्ट अपने पिता के स्टमक में देती है। ऑलरेडी उसके पिता डेरियस के शरीर के साथ काफी पाइप्स और वायर्स अटैच थे। बस उनका दिमाग ही जिंदा था, बाकी उसका शरीर किसी काम का नहीं था। असल में डेरियस सिडेटल में काम करने वाला एक मुलाजिम था, मगर एक हादसे के कारण वो अपाहिज बन गया, और अब उसकी ये हालत थी। विस्पर की माँ भी थी, मगर वो अब इन्हें छोड़कर जा चुकी थी। विस्पर काफी होशियार लड़की थी। अपने पिता को खाना देने के बाद वो एक पुराने लैब में जाती है, क्योंकि कुछ समय से वो एक खास तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिसमें ये कहानी वाली समस्या खत्म हो जाए, मगर उसे अभी तक सफलता नहीं मिली थी। विस्पर की जो बड़ी ख्वाहिश थी वो ये कि असल में वो सिडेटल में जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ सब कुछ है। उसके पिता विस्पर से कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट्स किसी काम के नहीं, तुम बस अपना समय बर्बाद कर रही हो। मगर विस्पर रुकने वाली नहीं थी। उस समय विस्पर चुपके से उस लैब में आई थी। वो आवाज सुनती है। जल्दी से वो लैब से बाहर आती है। बाहर वो देखती है कि एक निकाब पहनी औरत कुछ सामान इकट्ठा कर रही है और उसे ले जा रही है। ऐसे लोगों को इस कहानी में मुसाफिर कहते हैं। ये किसी से बात नहीं करते, बस सामान इकट्ठा करते हैं और कहीं ले जाते हैं। आज तक किसी को पता नहीं चला ये सब कहाँ जाता है। वापस आने के बाद विस्पर अपने पिता से पूछती है कि क्या माँ ने कुछ कहा था, वो वापस आएगी? तो उसके पिता जवाब देते हैं कि वो कभी भी वापस नहीं आने वाली। जब विस्पर घर लौट आती है तो देखती है कि उसके गार्डन के सभी शिकारी पौधों को मार दिया गया है, और जब वो घर की तरफ भागती है तो जिस जनरेटर से इन्हें पावर मिलती, किसी ने उसकी बैटरी चुरा ली थी। इसी जनरेटर के पावर की वजह से उसके पिता जिंदा थे। विस्पर उस समय कुछ वायर्स को निकाल देती है और पावर को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। अब उसके पिता की जान खतरे में थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पास ही एक गाँव में जाती है। वहाँ एक आदमी था जिसका नाम जोनस था। असल में वो विस्पर के अंकल भी थे। यहाँ पर ज्यादातर कम उम्र बच्चे ही थे। जोनस ही वो इकलौता इंसान था जिसके पास ट्रांसीवियर था, और वो सिडेटल के साथ ट्रेड करता था। सिडेटल वालों को इंसानी खून चाहिए था। किसी को नहीं पता था वो इस खून का करते क्या है, और बदले में वो इन्हें बीज देते, और उन बीज से सिर्फ एक तरह की खुराक तैयार होती। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि एक हाइब्रिड क्रिएचर के पैरों पर कुछ गिरा था और वो दर्द से चिल्ला रहा था। वो इंसानों की तरह ही लग रहा था, मगर असल में उसे लैब में बनाया गया था, वो जन्मा नहीं था। जोनस बाहर आता है, पूछता है कि ये किसकी जिम्मेदारी थी, इसे बंद रखना। एक लड़का सामने आता है तो जोनस उसे कहता है कि इसे खत्म कर दो, ये इंसान नहीं है, ये दर्द महसूस नहीं कर सकता। मगर हकीकत में ऐसा नहीं था। चाहे उसे लैब में ही बनाया गया हो, मगर कोडिंग इंसानों की ही थी। खैर, अब ये वो दुनिया तो नहीं रही, इसलिए वो लड़का जोनस का नाइफ लेके उस हाइब्रिड को मार देता है। विस्पर जोनस को उस हादसे के बारे में बताती है कि हमारे जेनरेटर को किसी ने खराब कर दिया है, और अब हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बैक्टीरिया नहीं है। तो उसके अंकल जवाब में कहते हैं कि हम यहाँ भीख नहीं देते। विस्पर कहती है कि मैं मुफ्त में नहीं ले जाने वाली, हमारे पास पावर नहीं है,
ऐसे मेरे पिता मर जाएंगे। विस्पर अपना खून देती है। जॉनस एक बुरा इंसान था। वो उसे कहता है कि खून हमेशा तुम्हारे काम नहीं आएगा। असल में वो विस्पर से कुछ और मांगना चाहता था, मतलब कि जॉनस एक घटिया इंसान था। विस्पर की तरह कई बच्चों से वो सस्ते दामों में खून खरीदता था। जॉनस विस्पर से पूछता है कि आखिर तुम किस चीज की उम्मीद में हो, तो विस्पर कहती है कि मेरे और तुम्हारी सोच अलग है। तुम हमेशा इस दलदल में रहना चाहते हो जहाँ तुम बच्चों का खून चूसो, और मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। जॉनस उस पर हंसता है। खून देने के बाद विस्पर विक्टोरिया की मांग करती है, मगर जॉनस कहता है कि वो तुम्हें 2 दिन में मिल जाएगा। इस बात से विस्पर को गुस्सा आता है। वो अपना खून वापस लेना चाहती थी, मगर जॉनस उसे बाहर फेंक देता है। अब जॉनस के लिए जो बच्चे काम करते थे वो उसे पत्थर मारने लगे, इसलिए विस्पर वहाँ से भाग आती है। मगर शाम को वो चुपके से जॉनस के फार्म में जाती है। उस समय कुछ ग्लाइडर जो सिडेटल से आए थे यहाँ इस जगह लैंड करते हैं। विस्पर अंदर जाती है। उस समय वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि सिडेटल से आए लोगों से ट्रेड करने में सभी बिजी थे। विस्पर उस फार्म से कुछ खास तरह के बीज चुरा लेती है, और ये बीज विस्पर को एक खास प्रयोग के लिए चाहिए थे। शाम को जब वो उन्हीं बीजों के साथ वापस घर आ रही थी तो वो देखती है कि ग्लाइडर क्रैश कर जाता है, मगर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने घर वापस आती है। उसके पिता को चोरी के बारे में पता चल चुका था और उसे पता था कि जॉनस एक बुरा इंसान है, इसलिए डेरियस अपनी बेटी को ये सब बंद करने के लिए कहता है, मगर वो मना करती है। वो कहती है कि मेरे इसी काम से शायद हमें सिडेटल में काम दिया जाए। तो उसके पिता कहते हैं कि ये सपने देखना बंद करो, वो कभी भी तुम्हें वहाँ रहने नहीं देंगे। मगर विस्पर उम्मीद नहीं छोड़ती। उस दिन वो बहुत दुखी थी, इसलिए वो जंगल में भाग जाती है। तभी उसकी नजर एक बेहोश लड़की पर पड़ती है। शिकारी पौधे उससे खून चूस रहे थे। विस्पर उसके करीब जाती है, उसकी मदद करती है, उसे घर ले आती है और जख्म का इलाज करने के बाद डेरियस को इस बारे में पता चलता है। तो वो विस्पर पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हें उसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। असल में कल रात जो ग्लाइडर क्रैश हुआ था ये उसी में थी। विस्पर कहती है कि मैंने उसकी मदद की है, शायद वो भी हमारी मदद करे, मगर डेरियस इस बात से एग्री नहीं करता। जब बाप बेटी के बीच ये बहस चल रही थी तो उस औरत को भी होश आता है। वो ये बातें सुनती है तो पास पड़े एक छुरी को हाथ में लेती है। उसकी टांग जख्मी हो चुकी थी, इसलिए वो सही से नहीं चल पा रही थी और आवाज सुनकर विस्पर वहाँ आती है। उसे कहती है कि तुम जंगल में पड़ी थी, मैंने तुम्हें बचाया। इस औरत का नाम किमेलिया था। किमेलिया कहती है कि मैं तुम्हें जहाँ मिली थी तुम्हें मुझे वहाँ वापस ले जाना होगा, क्योंकि मैं उस ग्लाइडर में अकेली नहीं थी, मेरे पिता भी साथ थे। डेरियस कहता है कि हम तुम्हारे नौकर नहीं है, मगर विस्पर कहती है कि रात के समय जाना खतरे से खाली नहीं, इसलिए सुबह होते ही मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। रात को विस्पर किमेलिया को कुछ गाना देती है। उसी रात विस्पर के पिता को दौरा पड़ता है। विस्पर उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी, मगर किमेलिया के पास कुछ ऐसी शक्तियां थी जिससे वो डेरियस की मदद करती है। अगली सुबह जब विस्पर ग्लाइडर की तलाश में निकलती है तो अपने पिता से पूछती है कि क्या सिडेटल में रहने वाले हर इंसान के पास ऐसी शक्तियां है, क्या वो बीमार लोगों को ठीक कर सकते हैं। डेरियस जवाब देता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा। चलते चलते इन्हें ग्लाइडर के कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं और जब विस्पर और आगे जाती है तो ग्लाइडर का मेन सेक्शन वहाँ पड़ा था और उसी में एक बूढ़ा इंसान था। वो जिंदा था। इससे पहले कि विस्पर उसकी मदद कर पाती, उसे निकाल पाती, जॉनस अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। विस्पर को देखकर उसे हैरानी होती है। खैर वो उस ग्लाइडर का दरवाजा खोलता है। वो बूढ़ा आदमी मदद की मांग कर रहा था। जॉनस हैरानी से पूछता है कि मैं जानता हूँ तुम तकलीफ में हो, मैं हैरान हूँ कि सिडेटल वाले तुम्हें ढूंढने क्यों नहीं आए। वो बूढ़ा आदमी बार बार मदद मांग रहा था, मगर जॉनस उसके मुंह पर हाथ रखता है और उसे मार देता है। उस समय विस्पर उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर जॉनस के आगे उसकी एक नहीं चलती। वो उस आदमी को मार देता है। उस समय विस्पर रो रही थी तो जॉनस को शक होने लगा कि आखिर तुम यहाँ कैसे पहुँची। और जॉनस ये अंदाजा लगाता है कि ग्लाइडर में एक इंसान नहीं हो सकता, ये आदमी असल में पैसेंजर था। फिर उसकी लाश को फेंक दिया जाता है। जॉनस उस समय तो विस्पर को कुछ नहीं कहता। बाद में हम विस्पर को देखते हैं जो जंगल में बेटी रो रही थी, क्योंकि विस्पर चाहती थी कि वो किमेलिया की मदद करे ताकि वो उसे सिडेटल में जगह दे। डेरियस उसे समझाता है कि हमें सिडेटल को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। हम किमेलिया को इस बारे में नहीं बताएंगे कि उसके पिता मर चुके हैं। हम कहेंगे कि जंगल में हमें कुछ नहीं मिला।
दूसरा, जब वो घर वापस आते हैं विस्पर सच नहीं बताती। कैमेलिया को हैरानी होती है कि आखिर तुम्हें वो कैसे नहीं दिखा, वो कोई छोटा ग्लाइडर तो नहीं है। उस रात विस्पर कैमेलिया को अपने एक सीक्रेट फार्म में ले जाती है और उसे अपने बनाए हुए कुछ पौधे दिखाती है जो खतरनाक बिल्कुल नहीं थे, बल्कि वो दिखने में बहुत खूबसूरत थे। कैमेलिया उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि सिएटल में भी ऐसे बहुत कम लोग हैं जो जेनेटिक बदलाव कामयाबी से कर पाते हैं। कैमेलिया कहते हैं कि मेरे पिता जेनेटिक्स के चीफ इंचार्ज है, वो तुम्हें शायद वहाँ काम दिला सके। मगर विस्पर तो पहले से ही जानती थी कि अब उसके पिता नहीं रहे। घर वापस आने के बाद विस्पर उसे अपनी माँ के बारे में बताती है कि वो एक मुसाफिर बन गई, वो मेरे लिए गाती थी। फिर एक दिन उसकी आवाज चली गई और वो भी कचरा जमा करने वाले लोगों में शामिल हो गई। विस्पर कैमेलिया से पूछती है कि तुम लोग सिएटल में इंसानों से काम क्यों नहीं लेते। असल में सिएटल में हाइब्रिड्स बनाए गए थे और वही सारा काम करते। कैमेलिया कहती है कि इंसान ताकत का भूखा है, वो उन हाइब्रिड्स को जग्स कहते थे। वो कहती है कि इंसान को काबू करना मुश्किल है मगर जग्स आसानी से ये काम करते हैं, उनकी कोडिंग ही सेवा करने के लिए की गई है। खैर विस्पर के पास एक किताब थी और उस किताब में पृथ्वी के जानवरों की तस्वीरें थी। विस्पर ने आज तक वो जानवर नहीं देखे थे, न ही उनकी आवाजें सुनी थी। तो वो कैमेलिया से एक एक जानवर के बारे में पूछती है। कैमेलिया को सभी जानवरों के बारे में पता मिला और वो आवाजें भी सुनाती है। फिर उसके लिए एक धुन गाती है। अगले दिन विस्पर और डेरियस ये फैसला करते हैं कि वो जोनस को तो इस बारे में नहीं बता सकते। अगर उसे बताया तो शायद वो कैमेलिया को मार दे या फिर उसे कैदी बना ले। प्लान ये था कि विस्पर ट्रांसीवियर चुराएगी और सिएटल वालों को इस बारे में खबर देंगे। मगर जब विस्पर चुपके से उस फार्म में जाती है, जोनस वहाँ था और उसने विस्पर के ड्रोन को पकड़ लिया था। वो उससे एक अहम पार्ट निकाल देता है जिससे वो काम नहीं करता। जोनस को अपने चुराए हुए बीज के बारे में पता चल चुका था। वो विस्पर से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ चुपके से क्यों आ रही हो। तो विस्पर बहाना करती है कि पिछली बार तुम्हारे लड़कों ने मुझ पर पत्थर फेंके थे और आपको मुझे मेरे खून के बदले कुछ देना है। तो जोनस कहता है कि कुछ दिन पहले ही मेरे खास बीज चोरी हुए हैं। जब मैंने अपने लड़कों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो कीड़े चुरा कर ले गए। तुम्हें क्या लगता है विस्पर, क्या कीड़े ऐसा कर सकते हैं? विस्पर कुछ नहीं कहती। जोनस फिर से डिमांड करता है। शायद वो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। वो कहता है कि हम यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं देते, मगर शुरू से ही विस्पर उसके साथ नहीं होना चाहती थी क्योंकि खाने के लिए बाकी सभी लोग जोनस की गुलामी कर रहे थे और जोनस चाहता था कि विस्पर भी ऐसा ही करे। मगर वो बाकी सबसे अलग थी, वो स्मार्ट थी, उसके पास आइडियाज थे। उस समय वो खराब ड्रोन लेके भाग जाती है और जोनस उसके पीछे अपने लड़के लगा देता है। उसे जंगल में पकड़ लिया जाता है और उसके हाथ पर एक निशान बना दिया जाता है जिसका मतलब क्या वो जोनस की है। उस ड्रोन के साथ विस्पर घर वापस आती है तो रोने लग जाती है। वो उस ड्रोन को भी अब ठीक नहीं कर पा रही थी और उसे यही लग रहा था कि वो कभी भी इस जहन्नुम से नहीं निकल पाएगी। उस समय कैमेलिया उसे गले से लगाती है और मजबूरन विस्पर को सच बताना पड़ा कि उसके पिता मर चुके हैं। लाश दिखाने के लिए जब विस्पर उसे जंगल में ले जाती है तो कैमेलिया उसके लिए बहुत रोती है। अब कैमेलिया की गर्दन पर विस्पर एक निशान देखती है जिसका मतलब कि वो एक जग है। मतलब कैमेलिया को लैब में बनाया गया है, वो कोई इंसान नहीं है, मगर उसकी कोडिंग इतनी अच्छी तरह से की गई थी कि वो पूरी तरह से ही एक इंसान लग रही थी। ये जानकर विस्पर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि कैमेलिया उन्हें सिएटल में नहीं ले जा सकती क्योंकि वो तो खुद एक भागी हुई जग है। असल में सिएटल में ऐसा कोई भी हाइब्रिड बनाने पर पाबंदी है जो बाकी सबसे ज्यादा होशियार हो और जिसे कैमेलिया अपना पिता कहती है। असल में वो उसके पिता नहीं बल्कि मास्टर थे और कैमेलिया की खातिर वो सिएटल से भाग रहे थे क्योंकि उनका ग्लाइडर यहाँ क्रैश हो गया। विस्पर उस पर बहुत गुस्सा करता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मगर असल में दोनों ही जिंदा रहना चाहते थे और दोनों ने ही एक दूसरे से झूठ बोला। जब ये घर वापस आते हैं तो विस्पर अपने पिता से बात करती है। उसे कहती है कि हम कभी भी सिएटल नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो एक जग है। मैं जोनस को सब सच बताऊंगी, शायद इससे वो मुझे छोड़ दे। मगर डेरियस कहता है कि नहीं, उसे लेकर तुम्हें यहाँ से भागना होगा। बाहर कैमेलिया नाइफ लेती है और खुद को मारने की कोशिश करती है क्योंकि उसकी कोडिंग ऐसी की गई थी कि वो अपने मालिक के बिना नहीं रह सकती। मगर विस्पर उसे रोकती है, समझाती है और जीने का मकसद देती है कि हम दोनों ही सिएटल जाएंगे।
खैर उसके जख्म का इलाज करते समय विस्पर उसकी कोडिंग की जांच करती है, फिर वो उन सीड्स की कोडिंग मिला देती है। वो एक टेस्ट करती है जिससे उसे हल मिल जाता है जिसकी तलाश में वो काफी समय से थी। असल में किमेलिया की कोडिंग में ही वो राज छुपाया गया था जिससे सिडेटल के बीजों को यहाँ बोया जा सकता है। ऐसे बीज जो सिर्फ सिडेटल में ही काम करते हैं, ये कहानी की समस्या खत्म कर सकते हैं। इस बात से विस्पर को सबसे ज्यादा खुशी होती है। अब डेरियस बताता है कि बीज और कोडिंग लेके तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। अब विस्पर अपने पिता को तो नहीं ले जा सकती थी क्योंकि उसे ले जाना नामुमकिन था और विस्पर उसे छोड़ना भी नहीं चाहती थी। अगले दिन जब विस्पर को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो जोनस उनके यहाँ आता है और वो किमेलिया को देख लेता है। वो किमेलिया से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों हो और सिडेटल वाले तुम लोगों को बचाने क्यों नहीं आए। तो किमेलिया कहती है कि वो जल्दी हमें लेने के लिए आएंगे, हमने उन्हें खबर दे दी है। जोनस हंसता है, कहता है कि यहाँ सिर्फ मेरे पास ही संपर्क करने के लिए ट्रांसीवियर है। या तो तुम मुझसे झूठ बोल रही हो या किसी ने तुमसे झूठ बोला है। वो उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है। वो डेरियस को मारने वाला था मगर किमेलिया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। जोनस डेरियस को नहीं मारता मगर किमेलिया के बैक साइड में वो निशान नोटिस करता है। वो समझ जाता है कि ये इंसान नहीं बल्कि एक हाइब्रिड है। तो गुस्से में कहता है कि तुम्हें एक मालिक चाहिए। किमेलिया गुस्से में जवाब देती है कि मेरा मालिक है। वो उससे बदतमीजी करने लगा। इतने में विस्पर भी पहुंच जाती है और वो जोनस से लड़ने लगे। वो उसे काबू कर लेते हैं। विस्पर चाहती तो उसे मार सकती थी मगर वो ऐसा नहीं करती बल्कि उसे सब सच बता देती है कि असल में उसने क्या खोज की है। वो जोनस को भी सब में शामिल करना चाहती थी कि हमारे कहानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उस समय जोनस कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। उस रात विस्पर कुछ और भी टेस्ट करती है और उसे पता चलता है कि बीज बहुत कम समय में काम कर जाएंगे। कुछ देर बाद ही उन्हें ग्लाइडर की आवाज सुनाई देती है और उनके घर पर कुछ जहरीले केमिकल से हमला किया जाता है मगर किमेलिया और विस्पर उसमें बच जाते हैं। अब डेरियस किमेलिया से कहता है कि तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। उसी रात गांव पर सिडेटल की तरफ से हमला होता है। जोनस के साथ साथ बाकी इंसानों को भी मार दिया जाता है। किमेलिया विस्पर को बाहर ले आई थी मगर वो ड्रोन और विस्पर के बीमार पिता अभी भी अंदर थे। जब सिडेटल का एक सैनिक अंदर जाता है तो डेरियस ड्रोन को जेनरेटर से टकरा देता है जिससे एक बड़ा धमाका होता है। उनकी भी मौत हो जाती है और जो उसे मारने आया था उसकी भी। विस्पर ये देखती है तो रोने लग जाती है मगर किमेलिया उसे शांत करती है, समझाती है कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो मुझे नहीं ले जाते। मगर किमेलिया उसे शांत करती है, समझाती है कि हमें यहाँ से जाना होगा। आगे जाने पर एक और सैनिक उनका रास्ता रोक लेता है। वो किमेलिया को मारने वाला था मगर चूंकि विस्पर को यहाँ के पौधों के बारे में पता था इसलिए वो उन शिकारी पौधों का इस्तेमाल करती है और वो सैनिक मारा जाता है। किमेलिया कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से अकेले ही जाना होगा, ये लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये मुझे ना ले जाए। विस्पर किमेलिया को खोना नहीं चाहती थी, उसे रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ सकती, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मगर किमेलिया कहती है कि तुम दुनिया को बदल सकती हो, इससे बढ़कर और क्या होगा, मेरी वजह से तुम अपना ये सपना कभी पूरा नहीं कर पाओगी। विस्पर नहीं मान रही थी मगर किमेलिया उसे बेहोश कर देती है। अगली सुबह जब विस्पर की आंख खुलती है तो किमेलिया वहाँ से जा चुकी थी। विस्पर अपने घर आती है मगर वो जल चुका था। फिर उसे कुछ बेसहारा बच्चे मिलते हैं, वो उन्हें लेती है और एक मुसाफिर के पीछे जाते हैं। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां इन मुसाफिरों का ठिकाना था। इन्होंने उस क्रेप से एक मीनार बनाई थी। विस्पर उस मीनार पर चढ़ जाती है। तभी हम ऑडियंस और विस्पर को सिडेटल की एक झलक दिखाई जाती है, रोशनियों का एक बड़ा शहर। विस्पर वो बीज हाथ में लेती है और जैसे ही हवा में छोड़ती है वो बीज खुल जाते हैं और आगे चलकर ये पूरी जमीन खाने से भर जाएगी। यहीं पर इस कहानी का दी एंड। दोस्तों ये मूवी 2022 में रिलीज हुई, इसका नाम भी विस्पर है। अगर आप पोस्ट अपोकलिप्टिक मूवीज देखना पसंद करते हैं जिसमें दुनिया तबाह हो चुकी हो और उसके बाद इंसानों की जिंदगी कैसी होगी, तो ये एक अच्छी मूवी है। उम्मीद करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।